गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस क्लास में सेकेंड ईयर में हम लोग सल्तनत काल की स्थापना ये टॉपिक तैयार करेंगे। और इस टॉपिक में पूर्व में जैसे हमने महमूद गजनवी के आक्रमण, मोहम्मद गौरी के आक्रमण और फारसी स्रोत वो हमने व्हाट्सएप ग्रुप में तैयार किए थे। बेस वही रहेगा। भारत में तुर्की आक्रमण हुए और इन तुर्की आक्रमणों के कारण भारत में जो हिंदू राजवंश शासन करते आ रहे थे वो हिंदू राजवंशों की समाप्ति हुई और उसके बाद यहाँ पर मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई। मोहम्मद गौरी जब भारत आया तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने प्रथम तराइन के युद्ध में 1191 ईस्वी में उसे परास्त कर दिया था। लेकिन मोहम्मद गौरी एक साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी सुल्तान था और वो इस पराजय के अपमान को सहन नहीं कर सका। एक साल के बाद ही 1192 ईस्वी में उसने तुरंत अपनी सेना की तैयारी करके पृथ्वीराज चौहान तृतीय को तराइन के मैदान में चुनौती दी और 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसको परास्त किया। ये भूमिका मैं आपको फिर से मैंने रिपीट करी है और मैंने आपको लिखवा भी दिया था। और मैं ये भी बोल रही हूँ कि यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सएप पे अपना जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप फिर से किसी टॉपिक को पूछ सकते हैं। अब ये जो मोहम्मद गौरी था इसी का दास और सेना नायक था कुतुबुद्दीन ऐबक। जब गौरी यहाँ से विशाल भारत के साम्राज्य पर अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार करके विजय हासिल करके अधिकार स्थापित करके चला गया तो यहाँ उसने अपने प्रतिनिधि के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया जो उसका दास भी था और उसका सेना नायक भी था। तो उसके द्वारा अधिकांश भारतीय क्षेत्र जहाँ पर अपना अधिकार ये तुर्क स्थापित कर चुके थे उन सभी को मिला करके साम्राज्य उसने स्थापित करा और उसी को हम सल्तनत के नाम से जानते हैं। सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई और 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक उसने शासन किया। अब देखिए ये पहला वंश था दिल्ली सल्तनत में जो सल्तनत स्थापित हुई थी उसमें कुल 5 वंश हुए थे। मैंने आपको पहले भी बताया था सीक्वेंस में। सबसे पहला गुलाम वंश और फिर उसके बाद खिलजी वंश, देन तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और लास्ट में लोदी वंश। अब ये जो पहला वंश था गुलाम वंश, इसको गुलाम वंश के नाम से क्यों जाना जाता है ये भी एक प्रश्न उठता है। आप देखिए इसमें जितने भी सुल्तान हुए अधिकांश थे वो सब किसी न किसी के दास या गुलाम थे और इसीलिए इस पहले वंश को दास वंश या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक योग्य और पराक्रमी सेना नायक था और अपनी उसी योग्यता के बल पर उसने भारत में विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। 1210 ईस्वी के बाद 1210 ईस्वी से जो सल्तनत का दूसरा सुल्तान बना वो था इल्तुतमिश। और ये टॉपिक जो है वो आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका कारण है इल्तुतमिश की उपलब्धियां जो हैं वो अधिकांशतः एग्ज़ाम्स में लेंथी क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। तो सल्तनत काल में आपके 2 सुल्तान हैं, एक तो इल्तुतमिश और दूसरा बलबन। ये बहुत महत्वपूर्ण सुल्तान माने जाते हैं और इल्तुतमिश की ही पुत्री थी रजिया जो आप कह सकते हैं कि भारत की प्रथम महिला सुल्ताना थी। पूरे मुस्लिम पीरियड में दूसरी महिला सुल्तान नहीं हुई। तो इस इल्तुतमिश को आप एग्ज़ाम की दृष्टि से भी तैयार करेंगे और इसमें आप इसका टाइम पीरियड लिखेंगे 1211 से 1236 ईस्वी। इल्तुतमिश का कार्यकाल 1211 से 1236 ईस्वी।
अब इसके यदि हम प्रारंभिक जीवन के बारे में आपको बताएं, प्रारंभिक इसका जीवन जो था उसकी जानकारी, इल्तुतमिश बहुत अधिक खूबसूरत था। इसके अन्य भाई भी थे और अन्य भाई इससे ईर्ष्या करते थे, इसकी खूबसूरती के कारण भी, और इसके पिता द्वारा इसको अन्य भाइयों की तुलना में अधिक प्रेम और स्नेह किया जाता था। तो जो इसके भाई थे उन्होंने चिढ़ करके इसे एक घोड़ों के व्यापारी को बेच दिया, और इस तरह से फिर घोड़े के व्यापारी ने दूसरे को, और ये एक के बाद एक करते हुए अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको खरीद लिया। एक योग्य व्यक्ति के रूप में ये कुतुबुद्दीन ऐबक के पास रहा, और इसकी योग्यता से प्रभावित होकर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसे अच्छे पद प्रदान किए गए। और इतना ही नहीं, बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे अपना दामाद भी बना लिया, यानी अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दिया, और इससे पूर्व उसे सरजादार का पद प्रदान किया था, जो सल्तनत काल में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था। दूसरे शब्दों में हम कहें कि एक योग्यता व्यक्ति के अंदर ऐसी होती है जो किसी को भी प्रभावित कर सकती है, और इल्तुतमिश में योग्यता का कहीं भी अभाव नहीं था। तो इस प्रकार से एक शुरुआत हुई उसके अच्छे जीवन की। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो उत्तराधिकार के रूप में इल्तुतमिश को चुना गया। अब यहाँ भी हम देखें कि ये भी एक दास था, इल्तुतमिश भी। तो स्वाभाविक है, जो अमीर वर्ग था, दो महत्वपूर्ण वर्ग आते हैं पूरे मुस्लिम हिस्ट्री में आपके लिए आएंगे, उलेमा वर्ग और अमीर वर्ग। अब पहले आपको बता दें, उलेमा वर्ग कई बार छोटे क्वेश्चन में आ चुका है। आप जब लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो उसमें आपको उलेमा वर्ग के बारे में भी बताना होगा। तो जो मुस्लिम कानूनों के, मुस्लिम धर्म ग्रंथों के ज्ञाता थे, उन्हें उलेमा के नाम से जाना जाता है। और दूसरा था अमीर वर्ग, जो यहाँ अमीर वर्ग से मतलब खाली धनी वर्ग नहीं है, बल्कि ये अमीर वर्ग वो था जो मुस्लिम राजनीति में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। क्योंकि इल्तुतमिश एक दास था, इसलिए उसे अमीरों और उलेमाओं के विरोध का भी सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ अमीर वर्ग के लोग ऐसे थे, कुछ उलेमा भी ऐसे थे जिन्होंने इसको स्वयं सत्ता संभालने के लिए आमंत्रित किया था। अब ऐसी स्थिति में जब विरोध भी थे, पक्ष वाले भी थे, साथ ही साथ कई प्रतिद्वंदी थे। देखो, मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके गया था, ठीक है, लेकिन उसके साथ के और लोग भी थे जिन्होंने विजय हासिल करवाने में उसको सहयोग दिया था, और उसके बदले में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन्हें कहीं जागीरें इत्यादि प्रदान कर दी थी। अब ऐसी स्थिति में प्रश्न ये उठता है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो जिन लोगों के पास पहले से जागीरें या सूबे थे वो उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और ऑल ओवर यदि आप मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे, और इसका एक आपको अच्छा उदाहरण भी देती हूँ कि राजनीति ऐसी चीज़ है, जब तक नेतृत्व, लीडरशिप स्ट्रांग होगी तब तक साम्राज्य हमारा व्यवस्थित रहेगा। लेकिन यदि लीडरशिप में किसी प्रकार की कोई कमी हो जाती है, उस कंडीशन में साम्राज्य में शांति बनाए रखना असंभव सा हो जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जब हुई तो कई अन्य ऐसे सूबेदार थे जिन्होंने इल्तुतमिश के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया, और वो स्वतंत्र सुल्तान की भांति शासन कर रहे थे अपने अपने सूबे में, और किसी भी कीमत पर वो अपने सूबे को छोड़ना नहीं चाहते थे। इतना ही नहीं, इस स्वर्ण अवसर को प्राप्त करके वो दिल्ली पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। तो धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी होती गई, नो डाउट इल्तुतमिश को सिंहासन प्राप्त करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन उसे संभाल के रखने में, उसे
पूरी तरह से स्थापित करने में जिस दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, उसको सुदृढ़ बनाने में इल्तुतमिश का योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। स्वाभाविक है कि जब इतने सारे विरोधी होंगे, उस कंडीशन में अनेक समस्याएं भी इल्तुतमिश के सामने उपस्थित होंगी। अब चूंकि ये एक दास था, तो पहली समस्या तो यही उत्पन्न हो गई थी कि अमीर और उलेमा वर्ग का उसको विरोध झेलना पड़ा। फिर अन्य सेनानायक और साम्राज्य के दावेदार थे, उनके विरोध का सामना करना पड़ा, और उसमें नासिरुद्दीन कुबाचा और यल्दौज प्रमुख थे। मैंने आपको पहले भी कई बार ये चीज़ बताई है कि भारत की उत्तर पश्चिमी सीमांत जो है वो हमेशा असुरक्षित रही है। अब ऐसी कंडीशन में उस उत्तर पश्चिमी सीमा से आक्रमण जो है वो निरंतर होते रहते थे, तो वो सीमाएं असुरक्षित थी। अब उन सीमाओं की सुरक्षा की व्यवस्था करना ये भी इल्तुतमिश के लिए एक बड़ी समस्या थी। इसी तरह से आप देखिए, जो सरकारी राजकोष था, खजाना था, उस खजाने का रिक्त होना ये भी इल्तुतमिश के लिए समस्या थी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मात्र 4 साल तक शासन किया था, और उस 4 साल के शासनकाल में वो हमेशा युद्धों में संलग्न रहा या व्यस्त रहा। ऐसी स्थिति में राज्य के आय के स्रोतों में वृद्धि करने का अवसर भी उसको प्राप्त नहीं हुआ। विशाल सेना के खर्च के कारण धन का अपव्यय अधिक होता रहा। तो ऐसी कई सारी समस्याएं थी जिनका सामना इल्तुतमिश को करना पड़ा। जो अभी मैंने बात की थी कि इल्तुतमिश की उपलब्धियों के बारे में क्वेश्चन आता है और लेंदी क्वेश्चन आता है, तो अब आप उसको कैसे करेंगे? ये जो समस्याएं थी, इन समस्याओं का समाधान इल्तुतमिश ने कैसे किया, वो समाधान ही इसकी उपलब्धियां बनेंगे। सेकंड पॉइंट में आप इसके द्वारा साहित्य और कला के क्षेत्र में जो विकास हुआ उसको आप इसकी उपलब्धियों में रख सकते हैं। इसके द्वारा खलीफा से सुल्तान के पद की मान्यता प्राप्त करना, वो आप इसकी उपलब्धि में रख सकते हैं। तो ऐसे जो विभिन्न समस्याएं थीं, दासता से मुक्त होना, ये सब इसकी उपलब्धियों के अंतर्गत आएगा। ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको इल्तुतमिश का दिया है। मतलब एक तरह से समग्र रूप को मैंने आपको बहुत शॉर्ट में 12-13 मिनट में क्लियर किया है। अब हम इसको लिखेंगे, आंसर को स्टार्ट कैसे करेंगे? तो जब सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे उसका जीवन परिचय, जो 3-4 लाइन में आपको देना है, और उसके बाद फिर इसका शासनकाल 1210 से लेकर के और 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक आप इसका शासनकाल लिखेंगे। एंड थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे इल्तुतमिश की कठिनाइयाँ। पहला पॉइंट इल्तुतमिश की कठिनाइयाँ, इसमें आप लिखेंगे यद्यपि इल्तुतमिश को सिंहासन प्राप्त करने में विशेष परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा, किंतु सिंहासन प्राप्त करने के बाद उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा जो निम्नलिखित थी। पहला लिखिएगा तुर्क अमीरों की समस्या। तुर्क अमीरों की समस्या, ये जैसा मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही संभ्रांत वर्ग माना जाता था, एलाइट क्लास इसे आप कह सकते हैं। तो अब चूंकि इल्तुतमिश एक दास था, तो इस एलाइट क्लास के लोगों को एक दास का नेतृत्व स्वीकार करना, उसकी सरपरस्ती स्वीकार करना गंवारा नहीं था। वो उनके अहम के विरुद्ध था।
तो इसलिए उसने क्या करा, ये जो अमीर वर्ग था उन्होंने इसका विरोध किया। और ऐसी स्थिति में इन सभी लोगों को शांत करना, अपने पक्ष में करना, वो इल्तुतमिश के लिए एक भारी चुनौती थी। और ऐसे तुर्क अमीरों की संख्या काफ़ी अधिक थी। इसमें आप लिख सकते हैं सिंध और मुल्तान का सूबेदार नासिरुद्दीन कुबाचा के द्वारा इल्तुतमिश के अधिकार को चुनौती दी गई। इसी प्रकार ताजुद्दीन यल्दौज ने भी इल्तुतमिश की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे सेना का विश्वास प्राप्त करना। सेना का विश्वास प्राप्त करना। देखो, ये जो पूरी सेना थी, इस पूरी सेना का जो नेतृत्व किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और उसके प्रमुख तुर्क सरदार थे जिनके पास सैनिक टुकड़ियां हुआ करती थी। तो अब जब इल्तुतमिश सुल्तान बना, क्योंकि उसने सेना में कोई पद प्राप्त नहीं करा था पहले, सुल्तान बनने के बाद जो नियम था उसके तहत पूरी सेना जो थी उसे सुल्तान के आदेश की पालना करना अनिवार्य था। अब ये सेना अभी तक दूसरों का नेतृत्व प्राप्त करती आ रही थी। तो जब इल्तुतमिश सुल्तान बना तो इस पूरी सेना ने उसके नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया। अब इल्तुतमिश के लिए ये प्रश्न था, एक समस्या थी कि किस तरह से पूरी सेना को वो अपने फेवर में करे। और उसके लिए क्या आवश्यक था? पूरी सेना का विश्वास प्राप्त करना। धीरे धीरे उसने इस सेना का विश्वास जो था वो प्राप्त किया। फिर नेक्स्ट लिखेंगे हिंदू सरदारों की समस्या। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक और इससे पहले जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था और अधिकांश क्षेत्रों पर आधिपत्य कर लिया था, तो अधिकांश जो हिंदू सरदार थे उन्होंने उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था। लेकिन जैसे ही मोहम्मद गौरी लौटा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, तो ये हिंदू सरदार जो थे पुनः इन्होंने अपने क्षेत्रों में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। अब ये हिंदू सरदार अपने अपने क्षेत्रों में नहीं बल्कि दिल्ली तक उपद्रव मचाने में पीछे नहीं हट रहे थे। तो इन हिंदू सरदारों पर पुनः कंट्रोल स्थापित करना वो भी इल्तुतमिश के लिए एक भारी समस्या थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप करेंगे उत्तर पश्चिमी सीमा की समस्या। ये मैंने आपको अभी भी बताया था कि हमारे यहाँ जो भी इन्वेडर्स आए मोस्टली वो सब उत्तर पश्चिमी सीमांत से थे, यानी वो सीमा हमारी जो थी असुरक्षित थी और वहाँ से बाह्य आक्रमण का खतरा निरंतर बना रहता था। अब ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश को जो साम्राज्य प्राप्त हुआ था उसकी सुरक्षा के लिए ये आवश्यक था कि वो इन सीमाओं को सुरक्षित करे। और सीमाएं कैसे सुरक्षित रह सकती हैं? जैसे आप वहाँ पर किलेबंदी करें, वहाँ पर चौकियाँ स्थापित करें, एक कुशल विशाल सेना मार के अच्छे घुड़सवार उसमें होना अनिवार्य था। तो इस तरह से अभी तक जो उत्तर पश्चिमी सीमा थी वो भी साम्राज्य की असुरक्षित थी। तो ये भी उसके लिए एक क्रिटिकल प्रॉब्लम थी। एंड नेक्स्ट है खोखरों की समस्या। देखिए, हमने अभी जब मोहम्मद गौरी महमूद गजनवी पढ़ा तो पंजाब की इस खोखर जाति के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक लूटपाट करने वाली खूंखार जाति थी। और ये क्या करते थे, जैसे सेना की रसद है उसको लूट लिया करते थे, जो राहगीर हैं आने जाने वाले उनको लूटा करते थे। तो इस तरह से पूरे साम्राज्य में यदि हम कहें फुल एम्पायर ऑफ सल्तनत पीरियड वो पूरी तरह से असुरक्षित था और अशांति का माहौल चारों तरफ फैला हुआ था। तो खोखरों की समस्या भी इल्तुतमिश को काफ़ी परेशान कर रही थी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दुर्बल राज्याधिकार।
ये जैसा मैंने अभी आपको बता रही हूँ बार बार कि जो पहला वंश था दिल्ली सल्तनत का, उसे दास या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। और ये दास और गुलाम वंश में अधिकांश जो सुल्तान हुए वो सब किसी न किसी के दास रहे थे। तो इस दृष्टि से जो इल्तुतमिश का राज्याधिकार था वो दुर्बल था, और अपने इस दुर्बल राज्याधिकार को सबल बनाने के प्रयास इल्तुतमिश द्वारा किए गए और बाद में उसे इसमें सफलता भी प्राप्त हुई। हम लोगों ने बात की थी शायद 2-3 दिन पहले ही क्लास में, खलीफा मैंने आपको एक शब्द बताया था जो इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक गुरु आप कह सकते हैं। तो ये जो इस पीरियड में, जब हम मध्य युग की बात कर रहे हैं, इस पीरियड में सुल्तान को अपने पद की मान्यता प्राप्त करना, खलीफा से मान्यता प्राप्त करनी होती थी। तो इल्तुतमिश ने भी उस अपने राज्याधिकार को सबल बनाने के लिए ये प्रयास करे कि किसी तरह से खलीफा को उसने प्रसन्न करे और खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करे। तो ये समस्याएं थी, उसका प्रारंभिक जीवन था इल्तुतमिश का, जो मैंने आपको बताया। और इसके बाद इन सभी समस्याओं के समाधान उसने किस प्रकार करे, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रही हूँ इल्तुतमिश एक बहुत ही योग्य सुल्तान था और इस योग्यता के बल पर ही वो एक साधारण दास से सुल्तान बना था। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उसकी योग्यता में कहीं अभाव नहीं था और एक दूरदर्शी सुल्तान उससे कहा जा सकता है, और अच्छी कूटनीति का परिचय भी उसके द्वारा दिया गया। आगे जब हम इसकी उपलब्धियों को पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि समय आने पर इल्तुतमिश ने, स्पेशली मंगोल आक्रमण के संदर्भ में यदि हम देखें, तो इल्तुतमिश ने जिस दूरदर्शिता का परिचय दिया वो अपने आप में काफ़ी सराहनीय मानी जा सकती है। तो आज की इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। और फिर आपको एक बार रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग कहीं भी ऐसा लगता है नहीं समझ में आया है कुछ, क्योंकि ये व्यवस्था है हम लोग को ऑनलाइन क्लास लेने की, ऑफलाइन जब स्टार्ट होंगी तभी होंगी। तो कहीं लगता है आपको कि कुछ प्रॉब्लम है, मैं लिखवा भी रही हूँ एंड स्पीड भी नॉर्मल है, और फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप लोग प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके और अपनी प्रॉब्लम डालें, इंडिविजुअली डालें या जो अपना ग्रुप बना हुआ है, होपफुली हम लोग उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लेंगे। ठीक है, ओके।